यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का यहाँ पर जो मेंटरशिप टेस्ट है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेस्ट नंबर हम लोग 4 देखेंगे। टेस्ट नंबर 4 अभी हुआ है, जो लास्ट संडे यहाँ पर था, अभी 2 तारीख जब भी संडे था ये, उस संडे को पेपर हुआ है 2 से 3 दिन पहले का, है ना। आज वेडनेसडे है तो 2 दिन पहले संडे था, 3 दिन पहले, तो संडे का पेपर है टेस्ट नंबर 4, एकदम लेटेस्ट पेपर है। और यहाँ पर इसमें टॉपिक रहेगा आपका ज्योग्राफी का 65 क्वेश्चन है, मैपिंग का 5 क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन होगा। तो करंट अफेयर्स भी काफी रेशियो है इसमें, राइट। तो देखो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर ज्योग्राफी के तो आने क्वेश्चन आएंगे इसमें 65 क्वेश्चन, वो आपको आपका पूरा टॉपिक लिखते रहना है, कौन कौन से टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो टॉपिक आपको यहाँ पर एक लिस्ट बनानी पूरी, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की भी पूरी लिस्ट बना के यहाँ पर रखना है। तो एक अच्छा सा आपके पास एक पूरा टारगेट बनेगा हर एक टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। बाकी कुछ पूछने लगा तो पूछ सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे एक एक लिस्ट करके एक चीज़ों को रखते, जैसे कि मैपिंग का 5 क्वेश्चन आएगा, मैं बताता रहूँगा कि मैपिंग का क्वेश्चन है, तो आपको वहाँ पर मैपिंग का टॉपिक लिख लेना कि किस टॉपिक पे मैपिंग का क्वेश्चन था। तो अब जब एक जैसे रिवीजन करोगे ना, तो यहाँ पे एक मतलब सामने निकल के चीज़ आएगी कि हाँ हमने ये मैपिंग में चीज़ें करी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ वजह से क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, है ना। तो वहाँ से इसको अलग से भी आप कवर कर सकते हो। तो पूरी लिस्ट बना के रखते चलो, सिर्फ पेपर सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको लिस्ट यहाँ पर चीज़ों की बना के रखना है पूरा, क्योंकि प्रीलिम्स अभी यहाँ पर टाइम है, कब होगा, मई में, है ना। तो करीब टाइम है इसके पास अभी, तो इतनी चीज़ें आप करके रखते चलो और बना के रखते चलो भी सही। आते हैं, स्टार्ट करते क्वेश्चन 1 नंबर से, टेस्ट नंबर 4 दृष्टि मेंटरशिप का। यहां से पहला क्वेश्चन है, इससे बोला है कि ग्रहों के निर्माण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं पहली बात, पहला बोला ग्रहों के निर्माण के बारे में विचार करना है। पहला, इसमें ये प्रणाली जो है, इसके निर्माण के दौरान केंद्रीय जो गैसीय कोर है उसके चारों ओर उपस्थित पदार्थ के धीरे धीरे संघनित होकर छोटे गोलाकार पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ससंजन टकराव उसकी प्रक्रिया के माध्यम से, है ना। पहला करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर युवा तारों को लेकर के यहाँ पर जो घूर्णनशील चक्र है उसमें उपस्थित छोटे गोलाकार पिंडों के परस्पर ससंजन ग्रहणों का निर्माण हुआ है। सेकेंड बात है, ग्रहों का निर्माण तारों के निर्माण से पूर्व हुआ था। ये बात गलत है, क्योंकि तारों का निर्माण निहारिका के भीतर स्थित सघन गैसीय पुंज से होता है और ग्रहों का विकास बाद में किसी नवजात तारे के चारों ओर उपस्थित गैस और धूल के घूर्णनशील चक्रिका से हुआ था। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, जो ग्रहाणु थे उनके मध्य गुरुत्वीय आकर्षण के कारण अभिवृद्धि की प्रक्रिया हुई थी, जो ग्रहों के निर्माण हुआ था। तीसरा सही है, क्योंकि देखो जो यहाँ पर ग्रह क्या बोल सकते हैं इनको, ग्रहीयाणु, है ना। ग्रहाणु के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण है, इसके कारण क्या होता है कि जो पदार्थ है इसमें अभिवृद्धि की प्रक्रिया एकत्रित हो जाती है, जिससे क्या होता है अंततः कम संख्या में बड़े चक्रीय पिंडों का निर्माण होता है, ठीक है। जब ये काफी ज्यादा एकत्रित हो जाएगी तो क्या होगा, जो बड़े ग्रहीय पिंड है उसका निर्माण कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट होगी बात, 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 2, जीवन के भूवैज्ञानिक जो यहाँ पर विकास है उसके बारे में विचार करना है। जुरासिक काल के दौरान प्रथम पक्षियों का उद्भव हुआ था। पहली बात क्या है, दूसरे का करेक्ट है। जुरासिक काल के दौरान प्रथम स्तनधारियों का उद्भव हुआ था। सेकंड गलत है, क्योंकि प्रथम स्तनधारी जो थे या प्रारंभिक स्तनधारी से पहले ट्राइसिक काल के दौरान प्रकट हुए थे। यद्यपि बाद में भूवैज्ञानिक काल में उनका अत्यधिक विविधीकरण देखा गया था, इसलिए उनकी प्रथम उपस्थिति को जुरासिक काल में नहीं रखा जा सकता था। आंसर क्या होगा, सिर्फ एक करेक्ट है, ए नंबर। तीसरा है, पृथ्वी की संरचना के संबंध में विचार करना है। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों के नीचे सर्वाधिक सघन होती है। पहला क्या होगा, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। महासागरीय भूपर्पट्टी महाद्वीपीय भूपर्पट्टी की तुलना में पतली होती है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहां से करेक्ट है। तीसरा, मोहरोविसिक असातत्य मेटल को कोरोड से पृथक करता है। तीसरा गलत है, क्योंकि मोहरोविसिक असंततता जो होती है जिसे समानता मोहो कहा जाता है, MOHO, और जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी और मेंटल के मध्य सीमा की एक पृथक करने की प्रक्रिया बनाता है, और मेंटल कोरोड सीमा को गुटेनबर्ग असंततता के नाम से जानते हैं। आंसर 1 2 करेक्ट है, ए। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं, पी तरंगे उन भूकंप मापियों द्वारा उल्लिखित या विलिखित की जाती है जो भी केंद्र से 145 डिग्री से अधिक दूरी पर स्थित होती है। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। सेकंड है, एस तरंगे अधिकेंद्र से 105 डिग्री से अधिक दूरी पर विलिखित नहीं होती हैं। सेकंड बात यह भी करेक्ट है, क्योंकि एस तरंगे बाइकोड के माध्यम से संचारित नहीं हो सकती है, इसलिए वे अधिकेंद्र से लगभग 105 डिग्री से अधिक दूरी वाले स्थानों पर उपस्थित रहती हैं।
दोनों करेक्ट है। तीसरी बात आते हैं, तीसरा है एस तरंगे जो होती है ये छाया क्षेत्र पी तरंगों के साथ छाया क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत क्षेत्र को कवर करती है। करेक्ट है, काफी ज्यादा क्षेत्र यहाँ पर कवर करेंगी, और जबकि एस तरंग छाया क्षेत्र 105 डिग्री सेंटीग्रेड का संपूर्ण क्षेत्र विस्तारित होता है। आंसर क्या होगा? तीनों सही है। सही आंसर 4 का डी। 5वां नंबर है सूची को सूची 2 को मैच करते हैं सादी सेल, और यहाँ पर उत्पत्ति की इसकी विधि क्या होगी? पहली बात है कोयला। कोयला क्या होगा? 5वें का यहाँ से हो जाएगा ये आपका A2 जैविक उत्पत्ति इसकी, ठीक है। उसके बाद रॉक सॉल्ट रासायनिक उत्पत्ति, संगुटिकास्म यांत्रिक उत्पत्ति। करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 अवसादी सेल के निर्माण के बारे में विचार करना है। अपक्षय और अपर्दन पूर्व विद्यमान सेलों के अवसादों में परिवर्तित करते हैं। छठे का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अवसाद जो होता है आग्नेय केंद्रित अथवा पुराने अवसादी सेलों का अपक्षय से अपर्दन से उत्पन्न हो सकते हैं। अतः कोई भी पूर्व विद्यमान सेल प्रकार उस सामग्री का स्रोत हो सकता है जिसमें अवसादों का निर्माण हुआ हो। पहली बात क्या है? करेक्ट है। सेकंड, संघनन और संसंजन बलों जो अवसाद होती है उसकी अवसादी सेलों में परिवर्तित करता है। सेकंड करेक्ट है, क्योंकि देखो ढीले अवसाद जो होते हैं ये संघनन और संसंजन की प्रक्रिया के माध्यम से ठोस अवसादों के सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया सामूहिक रूप से सिली भवन है ना, या बोलते हैं इसको लिथिफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ये कहा जाता है। दोनों बातें सही है। बहुत जगह ये वर्ड हिंदी में भी लिखा है लिथिफिकेशन, जबकि लिथिफिकेशन हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। तो क्या होगा? दोनों करेक्ट है। तीसरा, अवसादी सेलें उन प्रक्रियाओं के साक्ष्य को संरक्षित रखती है जिनमें माध्यम से अवसादों का संचयन हुआ हो। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात गलत है। गलत है क्यों? क्योंकि अवसादी सेलों के आगे होने वाले जो परिवर्तन है उसमें स्थायी रूप से प्रतिरक्षी नहीं होती है, और उपयुक्त ताप एवं दाब परिस्थितियों में से केंद्रीय सेलों में परिवर्तित हो सकती है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर आपका क्या होगा? छठे का। यहाँ पे देखो कथन भी दे रखा है, कौन सा कथन से निष्कर्ष निकल रहा है इसका? 1 2 से निष्कर्ष निकलेगा, तीसरे से निष्कर्ष यहाँ पर कोई नहीं निकलेगा, तो 1 2 यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपको इसको रीड करना है पूरा कथन क्या है ये, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर दृष्टि वालों ने इस बार नया थोड़ा सा पैटर्न निकाला है क्वेश्चन का, ठीक है। ऊपर सॉल्व करो प्लस इसके बाद ये भी देखो यहाँ पर इसके व्याख्या हो रहा है या नहीं, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, 60 से 65 क्वेश्चन से ऊपर आप लोग नहीं कर पाओगे अटेम्प्ट, है ना। छठे का आंसर क्या था? छठे का आंसर 1 2 सही था ना। क्वेश्चन 7 आते हैं, केंद्रित संबंध में विचार करना है। गतिक केंद्र मुख्यतः अवसादों के निक्षेपण के संसंजन के कारण होता है। 7वें का पहला क्या होगा? गलत है, क्योंकि गति केंद्रण मुख्य रूप से अत्यधिक दाब और विवर्तनिक तनाव के कारण होता है, जो प्राय उष्मा के साथ होता है। निक्षेपण और संमंजन ऐसी क्रिया होती है जो केंद्रीय सेलों के निर्माण के लिए नहीं बल्कि अवसादी सेलों के निर्माण से संबंधित है। तापित केंद्रण तब होता है जब आसपास की सेलों में मैग्मा लावा से प्राप्त उष्मा के कारण परिवर्तन होता है। सेकंड सही है, ओनली 2 करेक्ट है। 7वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 8, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में उपलब्ध साक्ष्यों के बारे में विचार करना है। भूवैज्ञानिक समानताओं में दक्षिण अटलांटिक तटों पर साथ दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के पर्वतों की प्रणाली का स्पष्ट संतत्व शामिल है। 8वें का पहला क्या होगा? 8वें का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन को मुख्य रूप से सागर नितल प्रसरण की प्रक्रिया द्वारा समझाया था। सेकंड क्या होगा? गलत है, क्योंकि सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत काफी बाद में प्रतिपादित किया गया था, जो अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन की व्याख्या के लिए प्रयुक्त प्रमुख तंत्र नहीं था। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। तीसरा, कार्बोनिफेरस काल में समान हिमालय या हिमानी निक्षेप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले समान कार्बोनिफेरस हिमानी निक्षेप में यह संकेत देते हैं कि ये भूभाग कभी भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं या जुड़े हुए थे और समान जलावयवी की जो परिस्थिति होती है उसका अनुभव करते हैं। आंसर क्या होगा? 1 करेक्ट है और 3rd करेक्ट होगा। तीसरा सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में विचार करना है कि इसमें पूरा चुंबकीय साक्ष्य के संबंध में क्या होगा। इस पर ध्रुवीय विचलन के ने संपूर्ण पृथ्वी के संचलन की अपेक्षा भूखंडों को संचलन द्वारा अधिक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। 9वें का पहला क्या होगा? 9वें का पहला क्या होगा?
नवे का पहला स्टेटमेंट आपका जो हो जाएगा यहाँ से सही होगा। नवे का पहला करेक्ट है यहाँ से। सेकेंड, मैग्मा के ठोस होने पर या उसके दौरान चुंबकीय खनिज पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाता है और उसकी दिशा को संरेखित करता है। क्या सही होगा ये? देखो सेकेंड भी सही है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है संवेदनशील खनिज जैसे कि हेमाटाइट, पैरोटाइट है ना, और मैग्नेटाइट मैग्मा के ठोस होने के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पर संरेखित हो जाता है। आंसर क्या होगा? 1 2 दोनों सही है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 10 आते हैं। 10 बोले कि प्लेट विवर्तन की जो है उसके बारे में बताना है। प्रत्येक स्थलमंडलीय प्लेट में अनिवार्य रूप से महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल दोनों विद्यमान होते हैं। 10वें का पहला गलत है, क्योंकि स्थलमंडल प्लेट में एक कठोर होती है जिसमें भूपर्पटीय क्रस्ट और ऊपरी मेंटल सम्मिलित होता है, यद्यपि अनेक प्लेट में महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल दोनों पाते हैं। गिनती प्लेट के लिए सत्य नहीं होगा और कुछ प्लेट जैसे प्रशांत मुख्यतः महासागरीय में ही होंगी। सेकेंड है, किसी प्लेट का वर्गीकरण महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट के रूप में इस आधार पर किया जा सकता है कि उसमें किस प्रकार स्थलमंडल से अधिक विस्तृत भाग को आवृत करता हो। सेकेंड सही है। उदाहरण के लिए यूरेशियाई प्लेट मुख्यतः महाद्वीपीय प्लेट है, जबकि प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तीसरा है, प्रमुख स्थलमंडलीय जो प्लेट होती हैं इसकी सीमाएं समानता नवीन वलित पर्वतों, महासागरीय गर्त अथवा प्रमुख भ्रंशों से चिन्हित होती है। तीसरा सही है। 2 और 3 सही है, 10वें का आंसर सी। क्वेश्चन 11, प्लेट सीमाओं के बारे में विचार करना है। अब सारी प्लेट सीमाएं भूपर्पटी के निर्माण के लिए स्थल होती हैं। पहला 11वीं का पहला स्टेटमेंट सही है। रूपांतर सीमाएं ना तो भूपर्पटी का निर्माण करती है और न ही उसे नष्ट करती है। सेकेंड भी सही है। प्रविष्टन अभिसारी सीमाओं के एक विशिष्ट विशेषता होती है। करेक्ट है तीनों। आंसर क्या होगा 11वीं का? 1 2 3 डी। क्वेश्चन 12 है, स्थलीय और समुद्री समीरों के संबंध में विचार करना है। दिन के समय में समुद्र में समीर प्रवाहित होती है क्योंकि स्थल जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है, जिससे क्या होता है भूमि पर निम्न दाब उत्पन्न होता है और समुद्र से ठंडी वायु स्थल की ओर आती है। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट होगा, सही है। सेकेंड 12वां पहला सही है। स्थलीय समीर रात्रि में प्रवाहित होती है क्योंकि भूमि जल की अपेक्षा अधिक तेजी से ठंडा होता है और जिससे भूमि पर उच्च दाब निर्मित होता है और वायु अपेक्षाकृत समुद्र गर्म की ओर प्रभावित करता है। दोनों बातें सही है। 12वें का आंसर क्या होगा? 1 और 2 सी। क्वेश्चन 13, भूकंप और ज्वालामुखी की वैश्विक वितरण के बारे में विचार करना है। परिप्रशांत पेटी में विश्व के ज्वालामुखियों का सबसे बड़ा संतरण पाया जाता है। 13 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, दोनों प्रमुख भूकंप पेटियां ज्वालामुखी गतिविधियों से भी संबंधित हैं। सेकंड में सही है। तीसरा, परिप्रशांत पेटी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के वैश्विक वितरण के समान रूप में पाई जाती है। तीसरा भी सही है, क्योंकि परिप्रशांत जो पेटी है ये ज्वालामुखी का सबसे बड़ा संतरण होता है और ये दुनिया की सबसे प्रमुख भूकंप पेटी मानी जाती है, परिप्रशांत पेटी। चौथी बात है, मध्य विश्व पर्वत पेटी भूकंप और ज्वालामुखी दोनों के वैश्विक समान वितरण के रूप में पाई जाती है। चौथी बात भी करेक्ट है। दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट लास्ट वाले करेक्ट हैं, ऊपर के भी दोनों करेक्ट थे, तो चारों सही है। आंसर डी। क्वेश्चन 14 वलित पर्वतों के बारे में विचार करना है। इसकी विशेषताओं के संबंध में संरचनात्मक विचार के संबंध में विचार करना है। पहला, वलित पर्वतों की विशेषता होती है कि वे भूपर्पटी के संपीड़ित के कारण निर्मित क्रमिक अपनति को और अभिनति होती है। 14 पहला करेक्ट है, क्योंकि दीर्घकालिक संपीड़न जो बल होता है जो ये शैल स्तरों के ऊपर को नीचे की ओर वलनों को बंकित कर देते हैं, जिन्हें अपनति है ना और अभिनति के रूप में जाना जाता है। इनके निर्माण में शामिल शैल मुख्य रूप से अवसादी होते हैं। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि वलित पर्वत मुख्य रूप से उत्थित और वलित अवसादी शैल स्तरों से बने होते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से केवल ऊर्ध्वाधर उत्थापन के बजाय क्षैतिज संपीड़ित बलों से संबंधित होता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है, सभी सही है। 1 2 3 ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण मुख्य रूप से लाखों वर्षों पहले तक कार्य करने वाले क्षैतिज संपीड़ित बल का परिणाम है और यह बलन प्रक्रिया साथ साथ उत्थान भी होता रहता है इनका। क्वेश्चन नंबर 15 ब्लॉक पर्वतों के संबंध में विचार करना है। ब्लॉक पर्वत के निर्माण भ्रंशन का एक अनिवार्य संरचनात्मक प्रक्रिया होती है। 15 का पहला करेक्ट है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण करने वाली सेलों का भ्रंशन के बाद क्षैतिज रूप से परतदार और अविकृत बने रहना आवश्यक होता है। सेकंड गलत है, क्यों?
क्योंकि ब्लॉक पर्वत का निर्माण करने वाली सेलों का क्षैतिज या अविकृत रहना आवश्यक नहीं है। ये भ्रंशन से पहले या उसके दौरान समतल अवस्था में हो सकते हैं, ये उससे पहले वलित हो सकते हैं। ओनली वन करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है 16। भ्रंशन के संबंध में विचार करना है। पहली बात है भ्रंशन संपीड़ात्मक और तनावात्मक दोनों प्रकार के प्रतिबलों के अंतर्गत हो सकता है। 16 पहला सही है। दूसरा, एक नैप का निर्माण तब हो सकता है जब एक अत्यधिक संपीड़ित बल विघटित हो जाता है और वलन नहीं रह जाता है। सेकंड क्या होगा? करेक्ट है। व्युत्क्रम भ्रंश संवर्धा रिफ्ट घाटियों का निर्माण करते हैं। तीसरी बात गलत है, क्योंकि भ्रंश घाटी आमतौर पर सामान्य भ्रंशन और भूपर्पटी विस्तार से संबंधित होती है, न कि व्युत्क्रम भ्रंशन से। व्युत्क्रम भ्रंशन भ्रंश संपीड़ित द्वारा उत्पन्न होते हैं और भूपर्पटी के लघु होने के कारण बनता है। 1 2 से करेक्ट होगा आंसर सी। क्वेश्चन 17 है अपक्षय के संबंध में विचार करने। अपक्षय मूलतः एक स्वस्थानीय प्रक्रिया जिसमें सेल पदार्थों की काफी कम या बिल्कुल संचलन नहीं होता है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहां से सही है। भौतिक अपक्षय में केवल तापमान जनित विघटन शामिल होता है और इसमें तुषार क्रिया शामिल नहीं होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि तुषार क्रिया भी शामिल होती है इसमें। और जैविक अपक्षय जो होता है इसमें जंतुओं, पौधों और मनुष्यों की गतिविधियों के कारण हो सकता है। एकदम सही है। तो देखो इन सब के पॉइंट आप लिखते चलो कि जैविक अपक्षय क्या होगा इसमें, ठीक है, भौतिक अपक्षय में क्या होगा और अपक्षय मूलतः क्या होते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लिखते चलोगे तो आपका एक नोट्स अच्छा से रेडी होगा। और इन सबको एक बार करने के बाद, पूरा पढ़ने के बाद इन सबको रीड करो। प्लस डीप, अगर आपको थोड़ा टॉपिक लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तो क्या करना है, डीप जाकर टॉपिक को पढ़ना है। बुक कौन सी आपके पास, अगर बुक महेश बनवाले है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो परचेस करो और यहाँ से उसको पढ़ने सब टॉपिक मिलेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर क्या होगा? 117 का क्या 13 ना? हाँ 13 करेक्ट है। 18 आते हैं। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। कारक, प्रक्रिया और इसके अपक्षय के प्रकार क्या होंगे? 18 पहली बात है ये बोला है कि तुषार क्रिया जो होगा ये आपका भौतिक अपक्षय होता है ना? क्या होता है? भौतिक अपक्षय। उसके बाद कोलिशन या कोलेशन क्या होगा? ये हो जाएगा रासायनिक अपक्षय। बिल बनाने वाले जो जंतु होते हैं ये क्या होते हैं? ये गतिविधि सेल और मिट्टी के पदार्थों को पोला बना देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, उससे विघटित करते हैं और इसे जैविक अपक्षय के रूप में वर्गीकृत करता है। तो सी का 3 करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? 18 का डी करेक्ट है। 19 नंबर है 19। वृहद संचलन के दौरान बताना है कि सेल पात, अवपात और मृदा विसर्पण वृहद संचलन की व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 19 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, वृहद संचलन नदियों, हिमनदों या पवन की प्रत्यक्ष क्रिया के बिना संभव होता है। प्रत्यक्ष क्रिया के बिना संभव होगा, है ना? जैसे कि यहाँ पर जो हिमनद या पवन है ये परिवहन कारकों की आवश्यकता इनमें नहीं होती है, हालांकि जल, हिम और वायु में की गति को तीव्र कर सकती है। सभी वृहद संचलनों के लिए एक अच्छी तरह से विकसित परिवहन माध्यम की आवश्यकता होती है। गलत है, परिवहन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ वृहद संचलन में विशेष रूप से पात और प्रविष्ठन कम या बिना किसी परिवहन के माध्यम से भी हो सकते हैं। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 20 है 20 नंबर। सोचिए भू आकृति और इसकी विशेषता क्या होगी 20 नंबर में। देखते हैं। पहला ये हो जाएगा आपका, पहली बात है वी आकार की घाटी क्या होती है? देखो वी आकार की जो घाटी होगी ये आपके क्या हो जाएगी? ये तरुणावस्था में प्रमुख ऊर्ध्वाधर अपरदन से संबंधित है। जलप्रपात क्या होगा? जलप्रपात आपको हो जाएगा, इसका निर्माण उस स्थान पर होता है जहां नदी प्रतिरोधी सेल फलक आकस्मिक रूप से नीचे गिरती है। विसर्प क्या होगा? ये अपने अपेक्षाकृत मंद ढाल वाले क्षेत्र में विकसित तंगलित मोड़ होता है और गोखुर झील जब नदी विसर्प से गिरिवा भाग को काट देती है तब इसका निर्माण होता है। आंसर 20 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 21 नंबर 21। नदी के मुहाने के संबंध में विचार करना है, उसके भू आकृति के बारे में देखते हैं। डेल्टा के विकास के लिए किसी नदी द्वारा पर्याप्त तलछट का परिवहन होना आवश्यक होता है। 21 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? 21 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि नदी के मुहाने को लेकर के जो डेल्टा के विकास है उसको लेकर के पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि ज्वार भाटा सहित नहीं, ज्वार भाटा रहित मतलब टाइडलेस और सुरक्षित तट नदी के मुहाने के पास तलछट के निक्षेपण सुगम बनाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहां से करेक्ट है, गलत होगा सेकेंड।
है ना। सेकंड यहां से इसका गलत है। क्यों? क्योंकि ज्वार भाटा रहित और सुरक्षित तट जो नीचे पड़ होते हैं उसके अनुकूल होते हैं, लेकिन ये परिस्थितिक डेल्टा निर्माण के पर्याप्त सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। तीसरा, दूसरा तो गलत हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला ज्वलनात्मक मुख्यता यह समानता उन परिस्थिति संबंध से होता है जहां तलछट निक्षेप सीमित होता है। तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहां से 1 और 3 सही था ना, सी। 1 और 3 है तो एक पहला और तीसरा इसको यहां पर जो है वो सही कथन बताएगा दोनों को। ठीक है, इसको रीड करना है आपको। आगे आते क्वेश्चन 22 नंबर है। हिमनद भूआकृतियों के बारे में विचार करना है। हिमनद भूआकृति इसकी विशेषता क्या होगी? 22वां, पहला बोला है सर्क, हिमनद घाटी को लेकर के शीर्ष में स्थित चस्काकार अवसाद, पहला करेक्ट है। सेकंड, निलंबी घाटी क्या होता है? निलंबी घाटी हो जाएगा आपका, ये इसलिए विकसित होती है क्योंकि यह एक सहायक हिमनद के तौर पर मुख्य हिमनद की तुलना में कम अपरदन शक्ति होती है, इसलिए यह अपेक्षाकृत उथली घाटी का निर्माण करती है और यह मुख्य रूप से हिमनद की तुलना में अधिक गहराई से अपरदन नहीं करती है। तीसरा क्या होगा? सेकंड गलत हो गया, मैच नहीं कर रहा है। तीसरा, एरेट क्या होगा? बोला 2 सड़कों को अलग करने वाली तीक्ष्ण पर्वतीय कटक, तीसरा करेक्ट है। चौथा, हार्न, एक सड़क के अपरदन से निर्मित पिरामिड के आकार का शिखर, चौथा सही है। करेक्ट आंसर 3 4 1 1 3 4 मतलब सी स्टेटमेंट यहां से सही है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 23 नंबर है 23 है। पवन कृत भूआकृति के बारे में विचार करना है, क्या करती है और विशेषता क्या होगी? यारडांग, यारडांग क्या होगा? यारडांग आपको हो जाएगा, ये समानता उन क्षेत्रों में विकसित होता है जहां पवन मुख्यतः एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। उर्मिका चिन्ह क्या होता है? देखो उर्मिका चिन्ह जो है ये छोटे स्थलरूप होते हैं जो ढीले और जो असंपीड़ित रेतीली सतहों को लेकर के निर्मित होते हैं, ये उसमें समकोण पर पाए जाते हैं। लोएस क्या होता है? लोएस जो है ये आपका मुख्य रूप से महीन गाद आकार के पवन द्वारा लाए गए पदार्थ से निर्मित होता है, न कि मोटे कण। मोटे कण नहीं होगा। ब्लो आउट क्या होगा? वह तोड़ अवसादों का संचय से निर्मित होता है, यह भी गलत है क्योंकि ब्लो आउट अद्रढ़ कण अपवाहन है ना, उसके द्वारा हटाए जाने वाले निर्मित गर्त जो होते हैं उससे होता है, ना कि पवन द्वारा लाए गए अवसाद संचय से। इन सब के बारे में लिख लो पॉइंट क्या है, ये सबके छोटे छोटे डिफिनेशन। ठीक है, तो 1 2 सही है, 3 और 4 इसका गलत है। सही आंसर क्या है? सही आंसर 22 का बी, 22 नहीं 23 का बी है ना। 24 नंबर है। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। क्रास्ट भू विशेषता आकृति कंदरा, कंदरा कंदरा क्या होगा? 24 में कंदरा जो है ये आपको हो जाएगा एक अट्टू चूना पत्थर के लिए विलेन में निर्मित भूमिगत कच्छ। सिंक होल क्या होता है? सिंक होल आपको हो जाएगा यहाँ से चूना पत्थर को लेकर विघटन धसाव या निर्मित सतही गर्त। और स्टेलेक्टाइट क्या होता है? स्टेलेक्टाइट आपको हो जाएगा कंदरा के शीर्ष पर नितंबी रूप में विद्यमान निक्षेपण विशेषता। स्टेलेग्माइट होता है तल से ऊपर की ओर बढ़ने वाली निक्षेपता विक्षेपण। आंसर 24 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 25 है 25 तटीय निक्षेपण भूआकृति के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है भूआकृति और इसका विशेषता। 25 में पहला है अपतटीय रोधिका, ये होती है तट रेखा के समांतर निर्मित जलमग्न अवसादी निक्षेप, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, लेगून होता है संकीर्ण मार्ग के माध्यम से समुद्र में सशक्त बनाना, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड ये भी करेक्ट है। लेगून एक उथला लवणीय जल स्रोत रहता है जो तटीय अवरोधक को मुख्य भूमि के बीच परिबद्ध रहता है। आगे आते हैं। तीसरा है स्पिट क्या होता है? यह स्पिट, हाँ स्पिट ही ये निक्षेपीय स्थल रूप होता है जो तरंगों की समुद्री धाराओं को परिवहन बालू और कंकड़ से निर्मित होता है जिसका एक सिरा तट या कोस्ट से जुड़ा रहता है। तीसरा करेक्ट है। पुलिन क्या होता है? पुलिन आपको होता है केवल तूफानी तरंगों को परिस्थितियों में निर्मित नहीं। पुलिन तट के किनारे असंपीड़ित पदार्थ मंद ढाल वाले संचय से निर्मित होता है, ये केवल तूफानी के अंतर्गत निर्मित नहीं होगा। कि तूफानी हो सकता है लेकिन केवल अगर लिखा तो गलत हो गया है ना। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 करेक्ट है, 3 बात। सी 26 सूची 1 सूची 2 ज्वालामुखी विशेषता विलक्षण। 26 पहला दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप आपको हो जाएगा ये लावा पठार। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप आपको हो जाएगा ये सील्ड ज्वालामुखी है। फुजियामा, फुजियामा आपको हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा फुजियामा केंद्रीय प्रकार का ज्वालामुखी। विद्री उत्कर लावा की विस्तृत क्षैतिज परत। 26 का डी
27 है भूदृश्य विकास के संबंध में विचार करना है। समतलीकरण में अपर्दन द्वारा उच्च आवाज का कम होना तथा निक्षेपण गर्तों का भरना दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। 27 पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड है, सेकंड बोल रहे कि अंतर्जात बल के मुख्य रूप से भूक्षरणकारी बल होते हैं, जबकि बहिर्जात प्रमुख रूप से भू निर्माणकारी बल होती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहां से करेक्ट है? गलत है, क्योंकि अंतर्जात बल सामान्यतः भू आकृतियों का उत्थान और निर्माण करता है, जबकि बहिर्जात बल ऊंचे भागों का क्षरण करता है और गर्तों को भरता है। सेकंड गलत होगा। तीसरा, उच्चावच में भिन्नताएं इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रिया एक साथ निरंतर सक्रिय रहती हैं। तीसरा करेक्ट है। आंसर आंसर हो जाएगा आपका पहला तीसरा, हाँ पहला तीसरा बी। 28 है वायुमंडल की संरचना के संबंध में विचार करना है। क्षोभमंडल वायुमंडल जलवाष्प की अधिकांश मात्रा पाई जाती है तथा लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। 28 का पहला क्या होगा? 28 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, समताप मंडल और मध्यमंडल दोनों ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होती है। सेकंड गलत है, क्योंकि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, क्योंकि ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, जबकि मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कमी होती है। तीसरा है, तापमान रेडियो तरंगों के संचरण में सहायता करता है तथा वह क्षेत्र है जहां ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। तीसरा सही है। 1 और 3 सही है। आंसर सी। 29 नंबर है, किसी स्थान पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों के संबंध में विचार करना है। आपतन कोण का एक लघु कोण समान मात्रा में सौर ऊर्जा को एक बड़े सतही के क्षेत्र में विस्तृत कर देता है। 29 पहला सही है। सेकंड, वायुमंडल की पारदर्शिता मेघावरण, धूल के कण और जलवाष्प प्रभावित होती है। सही है। सौर विकिरण के एक दीर्घ वायुमंडलीय मार्ग अवशोषण और प्रवर्तन के कारण जो कण होते हैं उसके कारण नुकसान होने वाले कमी को कम करता है। ठीक है। तीसरा क्या होगा? गलत है, क्योंकि सौर विकिरण जो होता है जो वायुमंडल में जितना लंबा मार्ग तय करेगा उतना ही अधिक ऊर्जा ह्रास या अवशोषण और प्रकीर्णन के प्रवर्तन के माध्यम से करेगा। ठीक है। 1 2 से करेक्ट है। आंसर है। क्वेश्चन 30 आते हैं। 30 नंबर है। 30 बोला है कि अक्षांशीय उष्मा संतुलन जो है उसके बारे में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय अक्षांश में निवल उष्मा अधिशेष पाया जाता है, क्योंकि वहां प्राप्त होने वाला सौर विकिरण पृथ्वी से बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण से अधिक होता है। 30 का पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड, ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्मा की कमी पाई जाती है, क्योंकि वहां प्राप्त होने वाली उष्मा की तुलना में अधिक उष्मा का ह्रास होता है। सेकंड बात क्या है? 30 का सेकंड यहां से यह भी सही है। तीसरा, महासागरीय धाराएं केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर ही उष्मा का स्थानांतरण करती हैं और अक्षांशीय उष्मा को संतुलन बनाए रखने में योगदान नहीं देती हैं। गलत है, क्योंकि उसमें भी योगदान देंगी, है ना। अक्षांशीय उष्मा के संतुलन बनाए रखने में भी योगदान देंगी। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। सी 30 का। 31 है 31 नंबर, तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में विचार करना। तापमान, ताप ह्रास दर, ऋतु, अक्षांश और स्थान इसके जो होते हैं अप्रभावित रहते हुए भी स्थिर रहती है। पहली बात यहां से 31 का गलत है, क्योंकि समान ताप पर ह्रास दर होता है। उससे तात्पर्य क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान होने वाली औसत कमी से होता है। हालांकि वास्तविक ताप ह्रास दर ऊंचाई, ऋतु, अक्षांश और स्थानीय वायुमंडल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। पहला गलत है। सेकंड, तापमान वितरण के दौरान सतह के निकट की वायु ऊपर स्थित वायु की तुलना में अधिक ठंडी हो जाती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से 31 का करेक्ट है। तापमान वितरण समानता स्वच्छ ऊर्जा, शुष्क वायु और शांत पवन की परिस्थिति में विकसित होता है। तीसरा करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है। सही आंसर 31 का बी। 32, वायुमंडल दाब मौसमी वितरण के बारे में विचार करना है। जनवरी के दौरान विस्फोट निम्न दाब पेटी थोड़ा दक्षिण की दिशा में स्थानांतरित हो जाती है। पहली बात 32 का करेक्ट है। जुलाई के दौरान सूर्य को आभासी संचलन के अनुसरण करते हुए सभी प्रमुख दाब पेटियां दक्षिण दिशा की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। सेकंड क्या होगा? 32 का सेकंड गलत है, क्योंकि जुलाई में कर्क रेखा की ओर आभासी रूप से आगे बढ़ता है और दाब पेटियां दक्षिण दिशा की ओर नहीं बल्कि उत्तर दिशा की ओर स्थानांतरित होती हैं। सेकंड गलत है। तीसरा, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक पृष्ठीय दाब उत्तर पूर्वी एशिया के ऊपर विकसित होता है। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। 32 का डी। गलत पूछा है तो गलत, केवल दूसरा था, 1 और 3 सही था।
आगे आते क्वेश्चन 33 नंबर। सूची को सूची 2 को मैच करेंगे। भूमंडलीय पवन और यहाँ पर इसकी विशिष्ट विशेषता क्या है। पहला व्यापारिक पवनें क्या होती है। देखो जो व्यापारिक पवनें है ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होकर विषुवत निम्न दाब को लेकर प्रभावित होती है। सेकेंड बात बोल रहा है कि पछुआ पवनें जो होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिण पश्चिम से प्रभावित होती है। करेक्ट है। उसके बाद ध्रुवी पूर्वी पवनें ये क्या होती है। ये ध्रुवी उच्च दाब से अधोध्रुवी निम्न दाब की ओर बढ़ने वाली ठंडी शुष्क स्थिर हवा होती है। C/2 करेक्ट आंसर यहां से A3 B1 C2। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर यहां से 33 का सही क्या होगा C करेक्ट हो जाएगा। 34 आते हैं। कोर्योलिस बल के संबंध में विचार करना है। कोर्योलिस बल भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है और ध्रुव पर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। पहला 34 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा करेक्ट है। सेकंड कोर्योलिस बल के कारण पवनें हमेशा समदाब रेखाओं पर समकोण पर पार करती हैं। सेकंड बात गलत है क्योंकि दाब प्रवणता जो बल होता है ये पवनों को समदाब रेखाओं के पार ले जाता है, उनकी प्रवृत्ति रखता है, जबकि कोर्योलिस बल उनके मार्ग को विक्षेपित कर देता है। इसलिए पवनें हमेशा समदाब रेखाओं के समकोण पर पार नहीं करेंगी। 1 करेक्ट है आंसर। गलत पूछा है तो बी। क्वेश्चन 35 है। जेट स्ट्रीम भारत के और मौसम जो है उसके प्रभाव के बारे में विचार करने। शीत ऋतु के दौरान जो उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिणी से होकर प्रभावित होती है और भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रवेश को सुगम बनाती है। पहला 35 का करेक्ट है। सेकंड बोला है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान पछुआ जेट स्ट्रीम का स्थान उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट ले लेता है जिसका विकास तिब्बती पठार के ऊष्मण से संबंधित है और यह दक्षिण मानसून के आगमन में सहायता करता है। सही होगा। तीसरा है उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान उत्तरी भारत में ऊपर की ओर स्थिर रहता है और उत्तरी मैदान में मानसूनी वर्षा को सुदृढ़ करता है। तीसरा गलत है क्योंकि उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान उत्तरी भारत में ऊपर स्थित नहीं रहता है बल्कि यह हिमालय के उत्तर में स्थानांतरित हो जाता है। 1-2 करेक्ट है सिर्फ। आंसर क्या होगा ए। 36 है। मैच करते हैं देखते हैं। पहला बोला है इसमें कि वायु राशि वाताग्र इसकी विशेषता क्या होती है। देखो इसकी विशेषता होती है कि ध्रुवीय जो वायु राशियां होती हैं ये क्या होती है, ये शीत वायु राशि होती है। तीसरा और उष्णकटिबंधीय जो वायु राशि होती है ये क्या होती है, उष्णकटिबंधीय वायु राशि ये कोष्ण वायु राशि होती है। और उष्ण वाताग्र क्या होता है, ये तब बनता है जब एक कोष्ण वायु आगे की ओर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और शीत वाताग्र क्या होता है, ये तब विकसित होता है जब आगे बढ़ने वाली वायु ठंडी हवा एक राशि को कोष्ण वायु के नीचे की ओर प्रवेश करेगा। 4 हो जाएगा। 36 सही आंसर यहां से क्या ए। 37 है अंतर पर्वतीय घाटियों के ताप वितकमण के होने वाली कथनों पर विचार करना है। यह विशेष रूप से शीत ऋतु के दौरान अंतर पर्वतीय घाटियों में देखा जाता है। 37 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड है पर्वतीय ढलानों के नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी सघन वायु घाटी तल पर जमा हो जाती है। सेकंड करेक्ट है क्योंकि रात्रि के समय पवनी ढाल तीव्रता से ठंडे जाते हैं और उनके संपर्क में आने वाली वायु शीतल और सघन होकर ढाल के साथ नीचे की ओर क्या होती है, प्रभावित होती रहती है। तीसरी बात है बार बार होने वाली तुषार की घटना के कारण ऐसे क्षेत्रों में घाटी निम्न ढालों पर आमतौर पर बागानी फसलों में की खेती से बचा सकता है। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1, 2, 3 सभी सही है। आंसर क्या होगा डी। 38 नंबर है वायुमंडलीय आर्द्रता के संबंध में विचार करना है। यदि वायु के तापमान में गिरावट आती है तो जलवाष्प की किसी भी अतिरिक्त वृद्धि के बिना सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि हो सकती है। 38 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड निरपेक्ष आर्द्रता मौसम के पूर्वानुमान के लिए अधिक विश्वसनीय माप माना जाता है क्योंकि यह वायु के आयतन को होने वाली परिवर्तन से अप्रभावित होता है। गलत है क्योंकि इसलिए गलत है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जब वायु का प्रसार या संकुचन होता है तो निरपेक्ष आर्द्रता परिवर्तित हो जाती है क्योंकि ये वायु के प्रति इकाई आयतन के जलवाष्प के द्रव्यमान को मापती है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर वायु के आयतन से होने वाले परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है। तीसरा है उष्मांक व तापमान है जिस पर वायु का एक निश्चित नमूना पूर्णतः संतृप्त हो जाता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 और 3 बी। क्वेश्चन 39 मेघों के
वर्गीकरण के हिसाब से मेघ का प्रकार और विशेषता कौन सी होगी बतानी है। पहला बोला स्तरीय जो होते हैं ये हमारे निम्न ऊंचाई पर पाए जाते हैं और एक समान परत वाले मेघ होते हैं जो कोहरे के समान होते हैं लेकिन धरातल पर स्थित नहीं होते हैं। एकदम सही बात कर रहा है स्तरीय की बात। आप इस शब्द को डेफिनेशन को नोट करके लिख लो, है ना। आप लिखो हेडिंग में मेघ के प्रकार, इन सब के यहाँ पर स्तरीय, इसके बाद आगे लिख लो मेघ का प्रकार मध्य स्तरीय क्या होता है, ऐसे करके नोट्स बना लो एक। पहली बात करेक्ट है। 39 का सेकंड बोला है कि मध्य स्तरीय क्या होता है, समानता 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। तीसरी बात है, दोनों सही मैच कर रहे हैं। तीसरा बोला है पक्षाप जो कपासी होते हैं, ये पक्षाप कपासी जो हैं ये क्या होते हैं, ये सघन गुंबदाकार मेघ जिनका आकार समतल होता है और ये विवरण कपासी मेघों पर लागू होता है, ना कि पक्षाप कपासी मेघों पर। पक्षाप कपासी मेघ श्वेत धब्बे या लहरों से निर्मित होते हैं। पहले तीसरा गलत हो जाएगा। कपासी फरसी धारी वर्षा मेघ जिनमें से तीव्र ऊर्ध्वाधर विकास होता है। करेक्ट है चौथा, ठीक है। ये भारी वर्षा गरज के साथ यहां पर संबद्ध होते हैं, कपासी वर्षा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है। 1 2 4 40 आते हैं 40। परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अच्छी की विशेषता अवतलनीय वायु की अपेक्षा कर शांत स्थिति होती है। पहली बात करेक्ट है। अधिकतम पवन वेग और सर्वाधिक अक्षीय भित्ति होती है इसमें। सेकंड क्या है, सेकंड भी करेक्ट है क्योंकि अक्षी के चारों ओर की जो अक्षीय भित्ति होती है, आई वॉल जिसको बोलते हैं, उसमें तेजी से ऊपर की ओर उठती है और वायु सबसे पहले प्रबल और सर्वाधिक वर्षा कराती है। तीसरी बात क्या होगी, यहां से 2 बात तो करेक्ट हो गई। तीसरा बोला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात समानता स्थल पर पहुंचने के लिए पश्चात और तीव्र हो जाता है क्योंकि यह सतह का घर्षण अभिसरण को बढ़ाता है। तीसरा गलत है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा गर्म समुद्री जल और निरंतर नमी की आपूर्ति से प्राप्त करता है। लैंडफॉल स्किड टकराने के बाद या उसके तट से टकराने के बाद यह पूर्ति अवरोधित हो जाती है और सतह का बढ़ा हुआ घर्षण परिसंचरण को कमजोर कर देता है, जिससे चक्रवात धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। सिर्फ 1 2 करेक्ट है, आंसर है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 41। निम्नलिखित पर विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के समान उष्णकरोट जो होता है उससे होता है, जबकि बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात में शीत करोड़ होता है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहां से 41 का क्या हो जाएगा, करेक्ट है। सेकंड, अधिवृष्टि वातावरण केवल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंध होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहां से गलत है क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वातावरण प्रणालियां क्या होती हैं, उपस्थित नहीं होती हैं। इसके बजाय अधिवृष्टि वातावरण बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात के जीवन की चक्र की एक विशिष्ट अवस्था को तब घटित होती है जब तीव्र गति से चलने वाला शीत वातावरण कोल्ड जो कोष्ण वातावरण होता है उससे आगे निकल जाता है तब। तीसरा है, बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से क्षैतिज तापमान प्रवणता से प्राप्त करता है। तीसरी बात यहां से करेक्ट है। 1 और 3 सही है, सही पूछा है तो बी। 42 प्रति चक्रवातों के संबंध में उसके मौसम के बारे में विचार करना है, प्रतिरूप के बारे में। प्रति चक्रवात की विशेषता धरातलीय विसरण और आरोहित मुख्य धारा होती है जो व्यापक मेघ निर्माण और विस्तृत वर्षा को बढ़ावा देती है। पहली बात 42 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से 42 का करेक्ट हो जाएगा, गलत होगा। पहला सही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रति चक्रवात जो होता है उच्च दाब प्रणाली होती है। इसमें वायु ऊपरी वायुमंडल से नीचे की ओर अवतरण करती है और धरातल के बाहर की ओर अवसरित होती है, ठीक है। सेकेंड बात है 42 का पहला तो गलत हो गया, सेकंड देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात के चारों ओर पवनें दक्षिणावर्त प्रवाहित होती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती हैं। सेकंड बात एकदम करेक्ट है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानसून की क्रियाविधि के संबंध में विचार करना है। ग्रीष्म ऋतु में दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में ऊपर विकसित होने वाला तापीय निम्नदाब मुख्य रूप से भारतीय भूभाग के सीमावर्ती महासागरों की विपरीत ताप का परिणाम होता है। 43 पहला सही है या नहीं, करेक्ट है। सेकंड, ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु के दौरान अंतःउष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र दक्षिण की ओर दक्षिण गोलार्ध स्थानांतरित हो जाता है जिससे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रबल होता है। सेकंड गलत है ना। सेकंड क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारतीय ग्रीष्मकाल मानसून अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दक्षिण की ओर स्थानांतरित नहीं होता है।
मैक स्क्रीन जो है यहाँ पर उच्च दाब की शक्ति और स्थिति जो होती है भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने वाली विस्तृत पार पवनों की तीव्रता को प्रभावित करती है। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट पूछा तो ए। 44 है, इसमें बोले कि इंडियन जो हमारा भारतीय ग्रीष्म काल है मानसून उसके बारे में, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो है मानसून को लेकर के। फर्स्ट यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसका एंट्री जो होती है प्रवेश होता है इस हिमालय के उत्तर नॉर्थ में उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जट के उत्तर की ओर निवर्तन और उसके पश्चात प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जट का विकास साथ साथ होता है। 44 पहला करेक्ट है। सेकेंड, एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव अनिवार्य रूप से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर एल नीनो के प्रतिकूल प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। सेकेंड यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें ये अनिवार्य रूप से एल नीनो के प्रभाव को निष्प्रभावी नहीं करता है और मानसून का अंतिम परिणाम कई महासागर वायुमंडल घटनाओं के सापेक्ष गति और साक्ष्य इनके काल अंतरक्रिया पर निर्भर करती है। तीसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान पुनः स्थापित उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बंगाल की खाड़ी को ऊपर नमी ग्रहण करती हैं और कोरोमंडल तट पर्याप्त वर्षा लाती हैं। तीसरा सही है। आंसर 1 और 3 सही है। 44 का करेक्ट आंसर क्या? 44 का सही आंसर सी, ठीक है। 45 नंबर है, एल नीनो दक्षिण दोलन के बारे में विचार करना है भारतीय मानसून को लेकर के। पहली बात है, एल नीनो से तात्पर्य प्रशांत महासागर के उष्ण जल के पूर्व की ओर संचलन के कारण पेरू तट पर असमान रूप से उष्णकटिबंधीय जो महासागरीय जल है उसके प्रकट से होता है। पहला 45 का स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है, दक्षिण दोलन में तात्पर्य होता है कि विषुवत प्रशांत महासागर में महासागरीय धाराओं के आवधिक उत्प्रेरण से होता है। सेकेंड गलत है, क्योंकि दक्षिण दोलन से तात्पर्य पूर्वी पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब से होने वाले आवधिक उतार चढ़ाव से होता है। सेकेंड गलत हो गया। तीसरा, शक्तिशाली एल नीनो दक्षिण दोलन घटनाएं जो होती है सामान्यतः भारत में सामान्य से कम ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा से संबद्ध होती है। तीसरा सही है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है ए। 46 है, विचार करना है कथन पर। एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आर्द्रता परिवहन को सुदृढ़ करके भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर एल नीनो प्रतिकूल प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर सकता है। 46 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकेंड, यद्यपि एल नीनो दक्षिण दोलन का और हिंद महासागर द्विध्रुव को अलग अलग जलवायु परिघटना है तो किंतु भारतीय उपमहाद्वीप ग्रीष्मकालीन मानसून पर उसके प्रभाव को एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि एल नीनो दक्षिण दोलन जो होता है और हिंद महासागर द्विध्रुव अलग अलग महासागरीय घाटियों में घटित होने वाली विशिष्ट महासागर वायुमंडल परिघटनाएं होती हैं। हालांकि भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून उसके प्रभाव पर परस्पर अंतर क्रिया कर सकता है। दोनों बातें यहां से सही है। आंसर यहां से इसका क्या होगा? सही पूछा है तो सी। 47 है, स्थानीय पवनों को लेकर के उनकी प्रक्रियाओं के बारे में विचार करना है। स्थानीय पवन और इसकी यहाँ पर विशेषता क्या है? पहला, चिनूक क्या होगा? चिनूक कब हो जाएगा? क्या बोलना है? इसमें मिलान करना है, मिलान नहीं करना है, इसमें बताना है कि कौन सा कितने सही हो रहे हैं ना आमने सामने के। आमने सामने मतलब कौन सा यहाँ पर जो सामने इसके लिखा है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो देखो चिनूक क्या होता है? चिनूक जो होता है ये रॉकी पर्वत क्षेत्र से उष्ण और हिमबक्षी पवन। पहला क्या होगा? पहला तो मुझे यहां से इसका क्या लग रहा है? गलत लग रहा है क्या? सही पूछा है कौन सा होगा इसमें? और चिनूक पर्वतीय ढालों पर बर्फ से तेजी से विगलन, ठीक है। हिमबक्षी है ना, पर्वतीय ढालों पर बर्फ का तेजी से विगलन हिमबक्षी। अगला है फॉन या फान। ये पर्वतों के पवन विमुख ढाल के नीचे उतरती हुई वायु का रोजोष्ण तापमान। सेकंड भी यहां से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या बोला है? तीसरा बोला मिस्ट्रल। मिस्ट्रल होता है क्या? सोचो क्या होता है? मिस्ट्रल होता है ड्रोन घाटी में और शीत शुष्क और तीव्र पवन, भारी वर्षा लाने वाला आदर पवनी पवन ही गलत हो जाएगा। सांता एना ढाल के नीचे संपीड़ित करके उष्ण और शुष्क स्थिति करेक्ट है। चौथा 1, 2, 4 बी। 48 कोपेन जलवायु के प्रकार के बारे में बताना है, विशेषता और उनके क्या प्रकार हैं। एएफ
AF क्या होगा? देखो जो AF है ये आपका हो जाएगा सही सुमेलित है, कोई शुष्क यहाँ पर ऋतु नहीं होती है। दूसरी बात है AM अल्प शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु होगा, है ना। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरी बात है BSH ये मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु। तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर BSH जो होती है ये उस उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु को प्रतिनिधित्व करती है, मध्य अक्षांशीय को नहीं। ET कोई वास्तविक ग्रीष्म ऋतु नहीं है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। गलत मतलब सही बात बता रहा है। आंसर क्या होगा? C करेक्ट है। 1 2 4 3 बातें। क्वेश्चन 49 मृदा के संस्तर हैं उसके संबंध में विचार करना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? संस्तर A समानता संस्तर B की तुलना में कार्बनिक पदार्थों से अधिक समृद्ध होता है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, संस्तर B मुख्य रूप से निक्षालन का क्षेत्र है जहां रिश्ते हुए जल खनिजों को निष्कासन करता है। सेकंड B गलत हो जाएगा, पहला सही है सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि संस्तर जो B है इसका क्षेत्र, जो संस्तर B निक्षेपण का क्षेत्र होता है ना कि निक्षालन का, और ऊपरी संस्तर को निक्षालित मृतिका और लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और घुलननाशी लवण होते हैं वो जैसे खनिजाएं एकत्रित होते हैं, और निक्षालन मुख्य रूप से A संस्तर में होता है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है 50 नंबर, मृदा के प्रकारों और उससे पाए जाने वाले प्रमुख निम्नलिखित यहाँ पर में से कौन सा सुमेलित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का सुमेलित है। जो एक तो पहला काली मृदा दक्कन ट्रैप का क्षेत्र, सेकंड हो जाएगा लेटराइट मृदा पश्चिमी घाट और उसके कुछ भाग हो गए, सेकंड भी सही है। तीसरा शुष्क मृदा पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी बिहार इसमें नहीं होगा। शुष्क यहाँ पर जो मृदा है इसमें पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, गुजरात, हरियाणा ये सब हिस्से होंगे ना कि बिहार, इसमें गलत हो जाएगा। पीठमय और दलदली मृदा केरल और सुंदरबन, चौथी बात क्या है? करेक्ट है। 1 2 4 सही आंसर C। क्वेश्चन 51 है मृदा के प्रकार और उसके अभिलक्षण के बारे में विचार करना है। 51 में देखते हैं कौन सा होगा। पहला बोला काली मृदा। काली मृदा जो होगा ये सूखने पर संकुचन और चौड़े विदर विकसित करने के कारण एक प्रकार की स्वयं जुताई प्रक्रिया को दर्शाता है। जलोढ़ मृदा निक्षेपण जो मृदा समांतर नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों में समृद्ध होती है, सेकंड करेक्ट है। गलत है क्योंकि जलोढ़ मृदाएं निक्षेपण मृदाएं होती है जो नदियों और धाराओं में द्वारा परिवहन को निक्षेपित करती हैं और समानता पोटास समृद्ध होती हैं, फास्फोरस की कमी होती है इसमें। तीसरा है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में आपकी काजू की खेती होती है ना, और ये विकास उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, सही है। लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड रह जाता है शेष। शुष्क मृदा क्या होती है? शुष्क मृदा जो होती है ये संरचना बालुकामय प्रकृति की लवणीय होती है और शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र वर्षा के कारण इन मृदाओं की आर्द्रता में कमी देखी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा इसका, लिख लो पॉइंट। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। 51 का 2 बात सही है, 1 और 3 मतलब A करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर 51 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। कौन सा? दृष्टि है इसका मेंटरशिप टेस्ट नंबर 4 पार्ट 1, मतलब कहने का 51 क्वेश्चन कवर कर लिया ऐसे, ठीक है। अब हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे कल, और 52 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक खत्म करेंगे, तो यहाँ पर टेस्ट 4 भी आपका फिनिश हो जाएगा। फिर विजन एस का हम लोग टेस्ट स्टार्ट करेंगे UPSC का, ठीक है, 1 नंबर से एंड करते हैं। बाकी कुछ डाउट अगर आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे आपको जरूर जुड़ना है। अपना चैनल UPSC नॉलेज टेक और दिल्ली UPSC नॉलेज टेक, ये भी अपना चैनल है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर सकते हो बैकअप के लिए भी, और यहाँ से आपको एक एक चीज सब देखने को मिलती रहेंगी। जैसा कि हम लोगों ने कराया था डेली टारगेट UPSC के लिए, जिसमें से करीब 30+ टॉपिक के क्वेश्चन कॉपी हुए थे, है ना। कॉपी के मतलब पेपर में आए हुए थे, राइट। तो जुड़ सकते हो, एकदम फ्री यहाँ पर था, कोई चार्जेस आपको नहीं लगे थे इसमें, कराया भी था मैंने, टेलीग्राम पर भी आपको दिखाए थे, है ना। तो जुड़ सकते हो, यहाँ से भी एकदम फ्री है। और अभी मैं कराऊंगा जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो, ठीक है। तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको शेयर करता रहूँगा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।